हेलो एंड वेलकम टू ऑल एट स्पोर्ट्स जिंदगी। मेरा नाम है अभिषेक झा और चैंपियंस लीग की शुरुआत हो चुकी है और उसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ सीनियर कमेंटेटर रजत सर भी मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इस एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आई मीन इंग्लिश प्रीमियर लीग ख़त्म हो गया, बुंदेशलीगा ख़त्म हो गया सर, लेकिन जो चैंपियंस लीग है यूरोप का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, उसकी शुरुआत हुई है और रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं सर। आप रियल मैड्रिड की टीम देखिए बाहर हो गई है, मैनचेस्टर सिटी की टीम अंदर आ चुकी है। पहले मैं एक बार बता देता हूँ अपने सभी व्यूअर्स को कि जो क्वार्टर फाइनल्स में जो 8 टीमें पहुंची हैं उनके बारे में। तो अटलांटा और पेरिस सेंट जर्मेन का मैच होगा, उसके अलावा आरबी लेipzig और एथलेटिको मैड्रिड का मैच होगा, बार्सिलोना का मैच होगा बायर्न म्यूनिख से, और मैनचेस्टर सिटी का मैच होगा लियोन से। सर सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, क्या इनमें से आपकी कोई फेवरेट टीम है? फेवरेट टीम तो वही है जिसमें मेसी खेलते हैं, बार्सिलोना, हर राइट। दिल अजीज। और तभी लग रहा है सर आप इतने खुश हैं क्योंकि कल बार्सिलोना के लिए खेलते हुए मेसी ने जो गोल किया है सर, कमाल का गोल था लियोनेल मेसी का। कमाल का गोल था भाई, कमाल कमाल का गोल था। मैं तो समझता हूँ कि ये इतना डिफिकल्ट गोल था। राइट। 4 लोग उनको घेरे हुए थे, 2 लोगों के बीच से उन्होंने गेंद निकाली और 2 लोग जो खड़े थे उनके बाजू से आप देखिए कि गोल पूरी तरह से उनको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उन्होंने बाएं पैर से जो शॉट लिया और उनका बायां पैर कभी भी खाली नहीं जाता बगैर गोल के, वो थमता नहीं है। तो ये तो हुआ, लेकिन ये देखिए आपके एक आदमी जो खेल रहा है उसके खेल में किस तरह से बढ़ोतरी होती जा रही है। आप हर बार नए सिरे से आप डिस्कवर करते हैं इस खिलाड़ी को और इसीलिए आप बार बार उसको देखना चाहते हैं। मैं एक चीज उसमें जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि जो हैंडबॉल का जो डिसीजन आया, जी जो सर। मेसी के खिलाफ गया, राइट। मैं समझता हूँ वो तो बिल्कुल ही गलत था। और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि उस समय जो वहां पर कमेंट्री कर रहे थे, जो और नजदीकी से नजर रख रहे थे, जी सर। उन्होंने भी ये कहा कि जो रिप्लेज आए उसको देखने के बाद ये पता चला कि मेसी का हाथ उसमें लगा ही नहीं था। और राइट। फिर मेसी से शायद पूछा गया था या मेसी ने खुद नहीं पूछा रेफरी से कि क्या बात है, क्या ये हैंडबॉल के लिए आप देख रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि जी। उन्होंने पूछा कि मेरे हैंडबॉल के लिए देख रहे हैं? तो उन्होंने जब हाँ कहा तो मेसी थोड़े से अचरज में पड़ गए। फिर भी उन्होंने, जैसा कि उनका टेम्परामेंट है, बहुत अच्छा राइट। टेम्परामेंट लेकर के वो खेलते हैं हमेशा से, न सिर्फ मैदान में बल्कि मैदान से बाहर भी। कभी भी उनको किसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की वजह से किसी ने नहीं जाना। तो मैं ये समझता हूँ कि उनके द्वारा जो ये कहा गया था और जब रिप्ले हुआ तो उसमें सिर्फ एक ऐसा एंगल जिसमें आप जज ही नहीं कर सकते कि हाथ लगा या नहीं लगा, उसके ऊपर से आपने जजमेंट दिया। क्योंकि जब हाथ आपका बॉल के ऊपर है, यानी बॉल आपके हाथ से ढका हुआ है, तो आप बता नहीं सकते कि वो टच हुआ कि नहीं। लेकिन जब सामने से जब दिखाया तो हिज हैंड वाज वे अपार्ट फ्रॉम द बॉल। तो ये बहुत अजीब सी बात है। मैं इस बात को इसलिए और ज्यादा अंडरलाइन करना चाहता हूं क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। आप देखिए कि ह्यूमन एरर को अवॉइड करने के लिए बहुत शदीद ढंग से इन चीजों को लाया गया, टेक्निक को लाया गया, बहुत विरोध के बाद भी। एग्जैक्टली सर, मैं भी वही कहने वाला था कि इतने सारे कैमरास लाने के बाद, इतनी टेक्नोलॉजी आने के बाद, अगर इस तरीके से ब्लंडर रेफरी से हो जाए तो बहुत बहुत क्वेश्चंस उठ जाते हैं कई बार। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि मुझे लगता है कि रेफरी जो है कई बार अपने फॉर और अगेंस्ट जो पूर्वाग्रह होते हैं, राइट। तो उनसे वो मुक्त नहीं हो पाते। जैसे पिछले एक मैच की का जिक्र मैं जरूर करूंगा, यूवेंटस यस। और लियोन के बीच में। जो यूवेंटस की तरफ से बेंटांकुर ने इतना बढ़िया उसको क्लियर करने की कोशिश की, पहले उनका पांव जो है बॉल पर लगा और उसके बाद फॉलो थ्रू में वो जो खिलाड़ी आ रहा था उसको लगा। तो ये जो पेनल्टी दिया गया वो बिल्कुल गलत था और इसको बहुत अच्छे से देखना चाहिए था, ये देखा नहीं गया। और उसके बाद जब दूसरी तरफ इधर जो हुआ उसमें भी हुआ, ये जो हैंडबॉल का जो निर्णय दिया था उन्होंने लियोन के खिलाफ, वो गलत था। लियोन के एक कप्तान मेम्फिस, वो वॉल में खड़े थे, डिफेंसिव वॉल में, और गेंद आकर के उनके हाथ से जरूर टकराई, लेकिन उस समय गेंद जो है हाथ के उस समय टकराई जिस समय हाथ उनके शरीर से बिल्कुल चिपका हुआ था और शरीर के बाहर नहीं था। राइट। यानी वो अपने सीने के सामने से ला करके अपने हाथ को रखे हुए थे। उनका तो कोई नियम ये इंटेंशन नहीं कहता था है कि कि जी।
बिल्कुल इंटेंशन नहीं था। दूसरी बात यह है कि नियम ये कहता है कि आपके जो मेन जो बॉडी है, आपका टॉर्सो है, टॉर्सो के बाहर आपका हाथ नहीं होना चाहिए। तो वो बाहर तो था नहीं। इसको अगर दोबारा रिव्यू करते तो शायद ये सही होता। और ये जो मैच था लियोन और यूवेंटस का, इसका जो टॉकिंग पॉइंट है, मैं समझता हूँ ये दोनों चीजें हैं, और इस टूर्नामेंट का टॉकिंग पॉइंट भी यही है। और उसका असर खामियाजा भी उठाना पड़ गया। यूवेंटस के कोच मौरिजियो सारी को सैक कर दिया गया। और चूंकि वो सेरिया ए तो कई बार लगातार जीत गए, मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग 9 बार लगातार वो सेरिया ए जीत गए, लेकिन उनका जो मेन कंसर्न था सर, ये बात आप भी जानते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेकर आने का मेन मतलब ही यही था कि यूवेंटस को यूरोप में स्टैब्लिश करना था ताकि चैंपियंस लीग जीत पाए। लेकिन एक बार फिर से वो सपना टूट गया। एक और सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सेम थ्योरी अप्लाई होता है मैनचेस्टर सिटी टीम के लिए भी, क्योंकि जब वहां पर पेप ग्वार्डियोला को लेकर आया गया था तो उनका भी यही मानना है कि मैनचेस्टर सिटी की टीम को चैंपियंस लीग में स्टैब्लिश करना है, यूरोप का वन ऑफ द फाइनेस्ट फुटबॉल क्लब बनाना है। 2 बैक टू बैक प्रीमियर लीग जीतने के बाद चैंपियंस लीग पर नजर है। इस बार वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं सर, और जो मैच है वो लियोन के साथ है। तो कुछ टीमें ऐसी हैं सर जैसे मैनचेस्टर सिटी, पेरिस सेंट जर्मेन, जिनको कि बड़े लेवल पर प्रूफ करना है, और आपकी फेवरेट टीम बार्सिलोना ऑलरेडी द बेस्ट टीम है अभी और सबसे ज्यादा उसके चांसेस हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसे चेंजेस हमें इस साल के टूर्नामेंट में देखने को मिल जाए, क्योंकि सिटी की टीम भी चैंपियंस लीग चेस कर रही है, पेरिस सेंट जर्मेन की टीम भी चैंपियंस लीग चेस कर रही है, तो क्या ये कंपटीशन दे सकेंगे बार्सिलोना को? बहुत जबरदस्त कंपटीशन दे सकेंगे, क्योंकि देखिए आप नेपोली ने किस तरह से कल कंपटीशन दिया। एब्सोल्युटली। आप देखिए कि लगभग बार्सिलोना को उन्होंने अपने एक तरह से कैद में कर रखा था। दूसरे हाफ में तो आप देखिए कि डिफेंसिव थर्ड के आगे निकल नहीं पा रहा था बार्सिलोना जो है। तो मैं समझता हूँ कि नेपोली की टीम ऐसे भी बहुत अच्छी टीम है, और इस बात का अंदाजा न सिर्फ उस टीम को बल्कि मेसी को बहुत ज्यादा था। और इसीलिए मेसी ये चाह रहे थे, अभी जब मैं रिव्यूज वगैरह पढ़ रहा हूँ जहां से छन करके कुछ बातें निकलती हैं, अभी तो पूरी बातें नहीं आई हैं, तो वो उनका ये कहना था कि भाई हम इसलिए तैयारी कर रहे थे मानसिक रूप से इन 6 महीनों में कि हम नेपोली से जब भिड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेपोली जो है वो बहुत जबरदस्त टीम साबित हुई, हालांकि वो हार करके बाहर हो गई है। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि पेरिस सेंट जर्मेन है, और उसके बाद एक और टीम का नाम लिया अभी आप। मैनचेस्टर सिटी। हाँ जी जी, मैनचेस्टर सिटी। मुझे तो लगता है कि इसके अलावा जो बायर्न म्यूनिख है वो भी बहुत बड़ी चुनौती पेश करेगा। तो ये सारी टीमें बहुत जबरदस्त हैं। और इधर मैं पेरिस सेंट जर्मेन का नाम विशेष रूप से इसलिए लेना चाहूंगा कि उसमें नेमार अब ये कह रहे हैं, नेमार जो है वहां जाकर के करीब 6 महीने 7 महीने तक खामोश रहे, बिल्कुल खामोश, मैदान में भी और बाहर भी। तो लोग ये कह रहे थे कि क्या हुआ, क्या है इनको, बात क्या है, ये खिलाड़ी हैं या खामोश रहने वाले कोई बुत है। तो हुआ ये कि इसके बाद जो तब्दीली आई मैचों के जरिए, उनका आत्मविश्वास ऐसा लगता है कि वो लौटा आया है, और वो अब बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और वो रियलाइज कर रहे हैं कि मैं अच्छे फॉर्म में हूं। और अब वो कहते हैं कि मुझे तो कप चाहिए। तो ये जो एक इंसान के अंदर में जो ये एक जिद पैदा होती है, वही उससे बहुत कुछ करा ली जाती है। तो मैं कहता हूं कि इस बात को हम दरकिनार रखें कि मेरी फेवरेट टीम कौन सी है। लोग जो हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उनके बारे में भी हम सोचते हुए ये कहें कि जो अच्छा खेलेगा, चाहे वो मेसी की टीम हो, चाहे वो नेमार की टीम हो, या कि फिर सिटी की टीम हो, तो ये कोई भी टीम आ सकती है। इवन मैं तो कहता हूं कि बायर्न म्यूनिख के भी चांसेस बहुत हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और जो अब हम 4 मैचेस देखने वाले हैं सर, जिसमें कि अटलांटा का मैच है पेरिस सेंट जर्मेन से, वहां पर ऐसा लगता है कि पेरिस सेंट जर्मेन का पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आता है। फिर एक बहुत और इम्पोर्टेंट मैच होगा सर, आरपी लेipzig और एथलेटिको मड्रिड की टीम। और ये एथलेटिको मड्रिड की वही टीम है जिसने चैंपियन लिवरपूल की टीम को बाहर किया है चैंपियंस लीग से। और वो आखिरी मैच था सर, आपको भी याद होगा, कोविड का जो एरा शुरू हुआ उससे पहले वो आखिरी मैच था, और वहां पर लिवरपूल की टीम को बाहर किया। तो एथलेटिको मड्रिड की टीम भी चुनौती पेश कर सकती है। जरूर करेगी, कर नहीं सकती बल्कि करेगी जरूर। क्योंकि देखिए, पहली बात तो ये है कि
नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। Exactly. और उन्होंने इतनी बड़ी सक्सेस हासिल कर ली है लिवरपूल को हरा करके कि उनका जो आत्मविश्वास है ऊंचाइयों को छू रहा है, और वो उसी आत्मविश्वास को दोहराना चाहेंगे अभी जो मैच होगा उसमें। तो ये तो ठीक है, लाइप्जिग के सामने में बहुत बड़ी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अब जैसे एटलेटिको मैड्रिड है, वो अगर आप कहें कि क्लब का जो एक दर्जा होता है, उस दर्जे में सबसे ऊपर रियल मैड्रिड है अभी, और उसके बाद फिर एटलेटिको मैड्रिड है, और उसके बाद बार्सिलोना का नंबर आता है। तो मैं समझता हूं कि ये जो चीज है, इस बात को इसको कहते हैं क्लब कोएफिशिएंट। तो क्लब कोएफिशिएंट के हिसाब से तय किया जाता है इस वाले टूर्नामेंट में कि किस तरह से उनका प्रदर्शन रह सकता है। तो मैं समझता हूं कि दूसरे नंबर पर है, और पहले नंबर पर रियल मैड्रिड जो है वो तो बाहर हो चुकी है। तो अब तो जो भी है चुनौती यही पेश करेंगे। तो इनमें मैं समझता हूं कि आपने जो कहा कि एटलेटिको मैड्रिड वो निश्चित ही उभर करके आएंगे। सर, एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि मेरे ख्याल से जो सेमीफाइनल हम देखने वाले हैं और जो 4 टीमें पहुंच सकती है, उसमें पेरिस सेंट जर्मेन नजर आ सकती है, उसमें एटलेटिको मैड्रिड नजर आ सकती है, उसमें मैनचेस्टर सिटी नजर आ सकती है, लेकिन जो बार्सिलोना वर्सेस बायर्न म्यूनिख का मैच होगा सर, उसमें कौन सी टीम आपको लगता है कि एज है उनके पास? देखिए, आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो एक विशफुल थिंकिंग की बस पर ही आकर के मैं कहूंगा कि बार्सिलोना को ही जीतना चाहिए। पर मैंने देखा कि कल बार्सिलोना का जिस तरह का खेल था, देखिए हम उसको एक आक्रामक खेलने वाली टीम के रूप में जानते हैं, लेकिन उसका आक्रमण जो है वो डिफेंसिव थर्ड से शुरू नहीं होता है। उनका जो आक्रमण है वो मिडफील्ड से शुरू होता है। और कल आपने देखा होगा कि जिस तरह का डिफेंस उन्होंने पेश किया नेपोली के सामने, इंसिग्निया तो आउटस्टैंडिंग थे। इंसिग्निया जो नेपोली के कप्तान, शानदार खेल दिखाया उन्होंने। मैं तो समझता हूं कि वो हमेशा याद रखने लायक खेल था वो। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से डिफेंड किया बार्सिलोना ने अपने गोल को, काबिल तारीफ। और इसलिए मैं समझता हूं कि बार्सिलोना अब एक पूरी तरह से परिपक्व टीम के रूप में कल खेलती हुई दिखाई दी। आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन डिफेंस भी बहुत तगड़ा है उनका। और इसलिए बायर्न म्यूनिख सिर्फ बार्सिलोना के सामने चुनौती पेश करेगी ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं है। चुनौती तो बायर्न म्यूनिख के सामने ज्यादा बड़ी होगी। तो यही है कि इस किले को भेदना होगा। और बायर्न म्यूनिख में वैसे लेवांडोव्स्की हैं, और वो अपने आप में बहुत काबिल हैं, और अभी इस सीजन में तो आउटस्टैंडिंग खेल चल रहा है उनका, और इसलिए उनसे बच के रहना होगा, उनको रोक के रखने की कोशिश करनी होगी जहां तक बार्सिलोना का सवाल। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और जिस तरीके से बायर्न म्यूनिख की टीम ने चेल्सी को हराया है, वो एग्रीगेट में भी 7-1 से वो जीते हैं, तो बहुत बड़ा मार्जिन होता है और उसका कॉन्फिडेंस तो यकीनन होगा ही। लेकिन बार्सिलोना के लिए सिर्फ एक चीज़ें जो ध्यान देने वाली बात है सर, पिछले 2-3 सालों में अगर देखें तो सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, ऐसे ऐसे मैचेस में मुझे याद है एएस रोमा के अगेंस्ट इससे पहले वाले सीजन में वो क्वार्टर फाइनल में वो हार गए थे, जहां पर कि जीतना चाहिए था। लिवरपूल के अगेंस्ट वन ऑफ द फाइनेस्ट मैच उसको कहते हैं वर्ल्ड फुटबॉल का, वन ऑफ द फाइनेस्ट मैच, क्योंकि लिवरपूल के अगेंस्ट बार्सिलोना की टीम लीड कर रही थी 3-0 से जब पहले लेग में मैच हुआ था, लेकिन दूसरे लेग में एनफील्ड में लिवरपूल ने 4-0 से हराकर वो जीत गई और उसके बाद चैंपियन बनी। तो बार्सिलोना के लिए भी बस एक छोटी सी सबक है कि बड़े मैचेस में उनको अपने नर्व्स पर कंट्रोल करना पड़ेगा। हालांकि उनके पास प्लेयर्स ऐसे हैं सर, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, लियोनेल मेसी, सोरेज और ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। तो आई होप कि जो पिछले 2-3 साल में मिस्टेक की है उससे यकीनन उसकी टीम उभर गई होगी। हाँ, उभर गई होगी ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए जो कमजोरी है वो कब उभर कर आती है कुछ पता नहीं चलेगा, और किस लिए आती है ये खुद खिलाड़ियों को भी नहीं मालूम होता। खिलाड़ी खुद कहते हैं खेल से बाहर निकलने के बाद कि आज मेरा दिन नहीं था। सवाल यही उठता है, पूरी दुनिया में ये सवाल फैला हुआ है कि ऐसा क्यों होता है। जो इतने सालों की उनकी प्रैक्टिस, एक एक इंच को नाप करके वो किक मारने की प्रैक्टिस करते हैं, तो ये क्यों वो सारी चीजें जो है हवा में लुप्त हो जाती हैं, तो क्यों नहीं उसको वो उतार पाते हैं। तो बात वही आती है कि जैसे मेसी को अपने गोल करने के बाद ऐसे दोनों हाथ उठा करके ऊपर कुछ इशारा करते हुए देखा होगा, भगवान से प्रार्थना करते हुए कि मैं आपको शुक्रिया कहता हूं
कि मेरे इस प्रयास में आपका भी कुछ हाथ था। मैं समझता हूँ कि वो एक बड़ी बात है। हालांकि हम यहाँ से एक आध्यात्मिक की ओर चले जाने की बात नहीं सोच रहे हैं, पर ये अगर बात जुड़ भी जाती है तो बुरी बात तो नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए कि किसी भी जगह, चाहे कोई भी खेल हो, खेल में जाने से पहले हर आदमी, या किसी भी काम में जाने से पहले हर आदमी कुछ न कुछ ऐसा जरूर सोचता है मन में कि ये काम मेरा ठीक हो, और इसके लिए मेरे ऊपर सब कुछ नहीं है, कुछ जिम्मेदारी ऊपर वाले की भी है। राइट राइट, वेल थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और अभी क्वार्टर फाइनल के मैचेस शुरू होंगे, तब फिर से आपके साथ भी इंटरेक्शन बना रहेगा सर। एंड आई होप कि आपकी फेवरेट टीम, जैसे आपने भी कहा है बार्सिलोना, तो बेटर परफॉर्मेंस करेगी और करती भी आ रही है। और मेरे ख्याल से उनके पास बहुत अच्छा चांस भी है इस बार, क्योंकि स्पेनिश ला लीगा नहीं जीत पाए, तो कोई ना कोई खिलाड़ी, और लियोनेल मेसी जैसे खिलाड़ी चाहते हैं कि एक सीजन में एटलीस्ट 1 या 2 टूर्नामेंट तो वो लेकर आए और खाली हाथ ना जाए। तो आई होप कि बार्सिलोना की टीम बेटर परफॉर्मेंस करेगी। थैंक यू सो मच सर, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच।